हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो बहुत ज़्यादा डिमांडेड वीडियो है, जो कि उन लोगों के लिए है जो इस डीसी कन्वर्टर सप्लाई के बारे में जानना चाहते हैं और इसको खुद बनाना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके जो कमेंट्स में आप लोगों ने सवाल कर रखे हैं, जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन जानना चाहेंगे, वो 1 बाय 1 आपको बताता जाऊंगा। तो HZ के बारे में जो आप फ्रिक्वेंसी डिसाइड करते हैं वो कितनी होनी चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। और जो कोर्स हैं हमारे पास, जो 3 कैटेगरीज़ की कोर इस्तेमाल हम करते हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और सबसे जो ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि इसकी जो तार का साइज़ होता है, नंबर होता है, वो कौन सा होता है। ठीक हो गया। तो इसके बारे में आज हम मुकम्मल जानेंगे। तो डायग्राम भी मैंने बना रखा है और ये इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे कोर के बारे में। तो जो 2-3 कैटेगरी की कोर आती हैं, उनमें से मैंने कुछ कलेक्ट कर रखी हैं आपको समझाने के लिए। तो कोर के ऊपर सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो हमारे पास एक इस तरह की कोर आती है जो कि EI साइज़ में होती है, जिसको आप EI कहते हैं। और डबल E भी होती है इस कैटेगरी की, जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जा रही है इस वक्त, जो कि लॉन्ग टर्म और बेहतरीन परफॉर्म कर रही है इस वक्त 30 वाट से 50 वाट के लिए। तो इसी तरह ये जो EI कोर है, ये भी वर्किंग कर रही है बेहतरीन तरीके से। बहुत से जो हमारे यूट्यूबर हजरात हैं, जो मैकेनिक हजरात हैं, वो इसको बना भी रहे हैं और ये भी काम अच्छा कर रही है। तो ये हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जो वाट के लिए जाएगी, वो हमारी जाएगी 20 से 25 वाट के लिए। तो इसके बाद में इस तरह की कोर आ जाती हैं जो कि ब्लैक कलर में आती हैं। तो आप देख सकते हैं इन तमाम कोर के नंबर जो है, साइज़ जो है, वो मैंने इसके ऊपर लिख रखे हैं, जो कि बेहतरीन काम भी करती हैं और आपको किसी किस्म का कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि इनके नंबर साइज़ क्या रहेंगे। और एक इस तरह की कोर मार्केट में आती है जो कि भी बहुत अच्छा काम कर रही है, और ग्रीन कलर की जो ज़्यादा यूज़ की जाती है, क्योंकि जो न्यू लेते हैं वो भी ग्रीन कलर की होती हैं, जो यूज़ में कोर्स लेते हैं वो भी ग्रीन कलर की उठा के ले आते हैं। तो आज इस वीडियो में मेरे बताने का मकसद यही रहेगा कि हर कैटेगरी की जो भी कोर आप यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। तो इन कोर्स की फ्रीक्वेंसी की मैं बात कर लेता हूँ। तो ये 20 Hz से लेकर 100 Hz तक ये काम करती है, मतलब कि 20 से 100 Hz तक ये फ्रिक्वेंसी के ऊपर ऑपरेट हो सकती हैं। तो जिन लोगों का ये सवाल था कि इन कोर्स की फ्रिक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, तो इस चीज़ को मैं समझाने के लिए आपको ये बता रहा हूँ कि ये 20 Hz से हमारी 100 Hz तक काम करेगी। इसके अंडर जो भी आप इसकी फ्रिक्वेंसी को डिसाइड करेंगे, उस पर ये बेहतरीन वर्किंग करेगी। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें होती हैं, उनकी अगर जहाँ पर आप देखेंगे पावर कोड लगती है, जहाँ पर हमारी 220 की सप्लाई लगती है, वहाँ पर अक्सर लिखा आता है कि ये 50 Hz से 60 Hz तक काम करेगी। तो ये Hz जो है, इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा डीपली नहीं समझा सकूँगा, ताकि इसलिए कि ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसको शॉर्टली समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जो 50 Hz है वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से ऑपरेट करवाता है, जो कि हमारे
हर इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ के ऊपर दिया जाता है। तो इस कोर्स की जो हमें फ्रिक्वेंसी डिसाइड करनी होती है आईसी के साथ, वो कितनी होनी चाहिए जो कि बेहतरीन काम करे। अगर इस सर्किट को हम समझेंगे तो ये कुछ इस तरह का हमारे पास सर्किट अवेलेबल है, जो कि लोगों का अक्सर सवाल रहता है कि सर्किट डायग्राम दे दें जो बेस्ट है, जो अच्छा है, जो शॉर्ट है। तो ये हर कैटेगरी के जो मेरे पास मतलब कि डीसी कन्वर्टर आए हैं, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखे हैं, उनकी हर लिहाज से मैंने स्टडी की है। और स्टडी करने के बाद मैं ये शॉर्ट जो आपके सामने डायग्राम है वो मैं लेके आया हूँ। तो इस डायग्राम पे मैंने तकरीबन बहुत सारी जो डीसी कन्वर्टर सप्लाईज होती हैं वो मैंने चला रखी हैं, तो बेहतरीन परफॉर्म कर रही हैं इस वक्त तक। तो इनका कोई भी किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं आ रहा। तो 3525 आईसी भी अवेलेबल था, लेकिन उसको मैं वीडियो में ऐड नहीं कर सका, तो इसलिए जो चंद सर्किट मैंने रखे हैं इसके साथ ही आप मैनेज करेंगे। तो 3525 आईसी हो या 494 हो या एक दो और कैटेगरी के आईसी होते हैं, इनका वर्किंग थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन काम एक जैसा ही करते हैं। तो फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे कि HZ हमारे कितने होने चाहिए। तो HZ डिसाइड करता है आपका आईसी, आपने इसे डिसाइड करना होता है कि हमारे HZ कितने आने चाहिए। तो ये तो जो हमारी कोर हैं ये 20 HZ से 100 HZ तक जा सकती हैं। तो हमें इनके दरमियान में जो बेहतरीन HZ फ्रिक्वेंसी है वो कौन सी चाहिए होती है ताकि ये लॉन्ग टर्म काम करें। तो इसके ऊपर ही सबसे पहले बात हो रही है हमारी कि ये कौन सी होनी चाहिए। तो आईसी के करीब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है TL494 आईसी, जिसका डायग्राम मैंने बना रखा है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले बना भी सकते हैं, लेकिन आप इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो आपको ये बनाना भी इजी रहेगा और इसका वर्किंग का भी पता चल जाएगा। ठीक हो गया। ये हमारा कुछ जो सर्किट डायग्राम होते हैं इनका ये वर्किंग स्टेज होता है, इसको हमने पहले देख लेना होता है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो हम शॉर्टली जो ज़रूरी पॉइंट रहेंगे उसके ऊपर ही बात करेंगे। तो TL494 आईसी की पिन नंबर 5 पर जो PF लगता है वो डिसाइड करता है हमारी HZ यानी कि फ्रिक्वेंसी को। तो वो कौन सा होता है, तो हमारा जो 3525 आईसी है उसके ऊपर 2 लगते हैं। तो इस तरह इसके अंदर शॉर्ट करके एक आईसी के साथ हमारा एक ही PF लगेगा, जो कि बहुत बेहतरीन किस्म का जो सर्किट डायग्राम उसके अंदर सिर्फ एक ही हमने PF यूज़ किया है। तो ये बहुत बेहतरीन सर्किट डायग्राम है। अगर आप इसको बनाएंगे और इसको चलाएंगे तो ये 100% काम करेगा। फ्रिक्वेंसी हमारा डिसाइड जो आईसी कर रहा है वो 102 PF है, जो कि आप TL494 आईसी के साथ यूज़ करेंगे। और जो मेन पॉइंट रहेगा हमारी फ्रिक्वेंसी को सेट करने के लिए, फिक्स करने के लिए, वो एक रेजिस्टेंस के साथ हमारी फ्रिक्वेंसी को सेट किया जाता है, जो कि बेसिकली ग्राउंड के साथ अटैच रहती है। तो ये कौन सी होनी चाहिए और किस कोर के साथ हमें ये क्या रखनी होगी, तो ये बेसिक पॉइंट रहेगा इतनी बात समझाने के बाद, ताकि आपको समझ आ सके। अभी बात कर लेते हैं इस कोर की और इस कोर की। ये कोर इससे मुख्तलिफ है और ये हमारे जो रिंग है ये इन दोनों कोर से मुख्तलिफ काम करते हैं। अगर हमें ये कोर लगानी हो और ये कोर लगानी हो तो हमें इसके साथ कितनी फ्रिक्वेंसी रखनी होगी, तो इसके ऊपर ही बात कर लेते हैं। अगर इन दोनों कोरों में से हमें इसके ऊपर फ्रिक्वेंसी सेट रखनी होगी जो कि हमें इन कोर को बनाने वाले बता रहे हैं, तो वो 2 कैटेगरी की
फ्रिक्वेंसी बता रहे हैं। नंबर 1 पे हमारी रहेगी जो फ्रिक्वेंसी, वो हमारी रहेगी 50 Hz। जो हमारी 2 पे रहेगी फ्रिक्वेंसी, वो रहेगी 31 Hz। इसको आपने किस रेजिस्टेंस के साथ सेट करना होगा और ये हमारी फ्रिक्वेंसी ओके हो जाए। अगर हम इसको 50 के साथ सेट करना चाहें तो इसकी वैल्यू इस रेजिस्टेंस की जो फ्रिक्वेंसी को डिसाइड कर रही है उसकी वैल्यू रहेगी 10K। ठीक हो गया। और सेकंड वाली हमारी अगर Hz हमने इसको एडजस्ट करना हो तो इसकी जो रेजिस्टेंस रहेगी वो रहेगी 15K, 15K हमारी रहेगी। अभी इसके ऊपर बात कर लें, अगर हमने इसके ऊपर रिंग लगाना है तो हमारी कौन सी फ्रिक्वेंसी इसमें काम आएगी। तो रिंग के लिए जो कंपनी ने हमें फ्रिक्वेंसी नंबर 3 बता रखी है, जो कि हर आपको कार एम्पलीफायर में हर सप्लाई में देखने को मिलेगी, वो है 31 Hz। ठीक हो गया। इसके लिए भी हमें 15K की रेजिस्टेंस की ज़रूरत रहेगी। तो ये हमने आपको फ्रिक्वेंसी के बारे में बता दिया जो कि हमारी फिट रहेगी इन कोर के ऊपर ऑपरेट करवाने के लिए। तो कुछ और भी सर्किट डायग्राम काम में आते हैं जिसकी वजह से आपके मॉसफेट शॉर्ट हो जाते हैं, जो कि आपको जो पीसीबी बना के देता है यहाँ से, जो मतलब कि आप डायग्राम कॉपी करते हैं तो जो आपको वो डायग्राम देते हैं उसकी बेस पे आप इसको बनाते हैं और आपके मॉसफेट शॉर्ट होने शुरू हो जाते हैं। मतलब कि चंद टाइम अरसे के बाद जो मॉसफेट हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो वो इसमें कहाँ पे कमी छोड़ते हैं जिसको आप नहीं जान पाते, वजह से हमारे मॉसफेट जो वो जल जाते हैं। तो काम तो करते हैं लेकिन मॉसफेट थोड़ा टाइम चलने के बाद जल भी जाते हैं। तो वो कुछ इस तरह का इसके अंदर काम हुआ होता है जो कि TL494 की आउटपुट 9 और 10 पे जो हमारा इसका सर्किट रहेगा उसके बारे में हम जानेंगे। तो सर्किट जो हमारे जो ट्रांजिस्टर रहेंगे जो इस तरह के लगे होते हैं जो इसको स्विचिंग करवाते हैं हमारे मॉसफेट को, उनसे पहले आईसी के साथ जो रेजिस्टेंस इसकी स्विचिंग को जल्दी ऑन और ऑफ करवाने में काम आती हैं, वो इस तरह की 2 अदद रेजिस्टेंस रहती हैं जिसके थ्रू आईसी एक यानी कि मिसाल के तौर पे हमारे 9 पिन को ऑन करवाता है और इसी तरह 10 पिन को उसको ऑफ़ करवाना होता है। तो इसी तरह से ये प्रोसीजर चलता है, एक ऑन होना आता है और दूसरा ऑफ़ होना होता है, दूसरे ने ऑन होना होता है और पहले वाले ने ऑफ़ होना होता है। तो इसको जल्दी ऑन ऑफ करवाने के लिए जो हमारी रेजिस्टेंस ग्राउंड हुई होती हैं वहाँ पर आपका मसला आ रहा होता है जो कि आपको बेसिक पता नहीं होता। तो वो कौन सी रेजिस्टेंस होनी चाहिए जो कि हमारी इस फ्रिक्वेंसी यानी कि फ्रिक्वेंसी होती है हमारी ऑन ऑफ की स्पीड को। जो बेसिक चीज़ आपके समझने वाली है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि जो हमारी Hz है वो हमारी बेसिक स्पीड है कि ये हमारा आईसी कितनी स्पीड पे हमारे मॉसफेट को ऑन और ऑफ करवाएगा। इस चीज़ को हमने डिसाइड करना होता है और उस डिसाइड की हुई स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हमने जो रेजिस्टेंस लगानी होती हैं वो कौन सी होनी चाहिए। अभी बात कर लेते हैं, अगर हमारी ये वाली कोर रहेंगी तो इसके साथ हमारी जो स्पीड रहेगी 50 Hz के लिए और 31 Hz के लिए,
वो कौन सी रहेगी। अगर मिसाल के तौर पे अगर हम 50 Hz की फ्रिक्वेंसी यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्पीड रहेगी हमारे आईसी की, जो कि मॉसफेट को ऑन ऑफ करवाएगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए उसको जल्दी से उसकी ऑन पोजीशन में जल्दी से ग्राउंड करने के लिए जो रेजिस्टेंस काम आएंगी वो कौन सी रहेंगी। तो ये अगर आपने ये बात जो मैंने आपको अभी बताई है, ये अगर आप समझेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये हमारी बेसिक चीज़ जो अब मैं आपको अभी बताने लगा हूँ। अगर हमने बहुत ज़्यादा स्पीड 50 Hz की रखी है तो इसको ऑफ़ करवाने के लिए हमारे पास जो रेजिस्टेंस रहेगी वो हमारी सबसे पहले जो रहेगी वो रहेगी 10K। ठीक हो गया, 50 Hz के साथ। ओके हो गया, इस बात को आपने समझ लेना है। अगर हमारी 31 Hz की जो स्पीड रहेगी उसको ऑफ करवाने के लिए हमारे पास जो रेजिस्टेंस रहेगी वो कौन सी रहेगी। तो उसको ऑफ करवाने के लिए हमारे पास जो रेजिस्टेंस रहेगी वो रहेगी हमारी बेसिकली 1.5K। और अगर ये आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप इसको प्लस भी कर सकते हैं 8.2K। ठीक हो गया आपकी HZ के हिसाब से। और जो तीसरी मैंने देखी है और मैंने इसके ऊपर भी एक्सपीरियंस किया है वो आप यूज़ कर सकते हैं 4.7K। ठीक हो गया, इन 3 रेजिस्टेंस को आप अपनी स्पीड के मुताबिक एडजस्ट करेंगे। अगर आप 50 के साथ यूज़ करते हैं तो आपकी 10K लगेगी। अगर 31 के साथ आप यूज़ करेंगे तो आपकी 1.5K लगेगी। अगर इससे आप अप डाउन भी करना चाहें तो कोई मसले वाली बात नहीं, इन दोनों में से भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि हमारी 10K लगी हुई तो 10K भी रहने दें, इसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। बेसिक ये हमारा ऑफ के टाइम जो ग्राउंड के साथ अटैच रहेंगी वो वाली रेजिस्टेंस रहेंगी। तो ये किस तरह से हमारे ट्रांजिस्टर को ऑन ऑफ आईसी करवा रहा है। तो इस तरह ये हमारी ग्राउंड तो हो गई, लेकिन हमारे जो PNP ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, जो 2 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, ये हमारे मॉसफेट को किस तरह ऑन ऑफ करवा रहे होते हैं। तो ये हमारे PNP ट्रांजिस्टर हैं। तो इनको ये आईसी जब ऑन करवाएगा तो ये किस तरह से हमारे मॉसफेट को ऑपरेट करवाते हैं। तो बहुत से सर्किट में डबल भी लगे होते हैं जो हमारे NPN और PNP भी होते हैं। तो बेसिक दोनों का फंक्शन जो होता है वो एक जैसा ही होता है, लेकिन उनके वोल्टेज का फ़र्क आता है। जो कि एक ट्रांजिस्टर जो हमारा PNP है वो नेगेटिव पे चलता है, जो NPN है वो पॉजिटिव पे चलता है। तो शॉर्ट से डायग्राम के साथ हम जो हमारा PNP ट्रांजिस्टर है उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हमारा जो आउटपुट निकलेगा वो हमारे ट्रांजिस्टर की बेस के ऊपर जाएगा। तो हम इसको बना लेते हैं इस तरह से। ये हमारा बेस के साथ अटैच रहेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बेस के सिग्नल के साथ मैं आपके सिंबल भी बताता जाऊँगा, साथ जो हमारे पिन आउट रहेंगे उसके बारे में भी आपको बताता रहूँगा। तो इस ट्रांजिस्टर के साथ एक और सर्किट बना होता है जो कि इस ट्रांजिस्टर को, जो इसकी सर्किट को पूरा करता है, उसके साथ हमारा एक डायोड भी अटैच रहता है। वो किस तरह रहता है, वो हमारा बेस से हमारा एमीटर के साथ अटैच रहता है। अगर किसी वजह से हमारे सर्किट में करंट जो फ्लो कर रहा है वो उल्टा हो जाता है या मॉसफेट डैमेज हो जाते हैं तो उसके रिवर्स में ये हमारा डायोड जो है हमारे दूसरे जो आईसी है और दूसरा सर्किट रहेगा उसको महफूज करेगा।
तो इसके लिए हमारा जो डायोड होने वाला है वो है हमारा 1N4148। ठीक हो गया। इसी तरह हमारी जो दूसरी आउटपुट रहेगी उसका भी इसी तरह ही अटैच रहेगा, इसकी भी बेस के ऊपर ही सिग्नल जाएगा। तो ये हमारा जो जेनर है वो भी हमारा इस ट्रांजिस्टर के साथ कुछ इस तरह से जुड़ेगा। इस के अलावा अब इसके जो कलेक्टर रहेगा जो कि हमारा करंट के लिए रहेगा, बेसिकली ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो ये बेसिकली हमारा ग्राउंड के साथ ही रहेगा। अगर हम यहाँ पे एनपीएन यूज़ करेंगे तो वो हमारा पॉजिटिव के साथ कलेक्टर जो वो अटैच रहेगा। तो अभी हमने मॉसफेट को भी ऑपरेट करवाना है, तो मॉसफेट जो हमारा है वो एमीटर के साथ डायरेक्टली, इसके साथ बेसिकली बहुत से लोग जो हैं वो सर्किट डायग्राम में जो आप इस तरह देख सकते हैं कि यहाँ पे 100 ओम या 10 ओम के साथ हमारे मॉसफेट को जो इसे रेजिस्टेंस के साथ जोड़ा जाता है, तो आप इसको जोड़ सकते हैं। अगर आप इसको जोड़ना चाहें, जो दो कैटेगरी के हमारे पास रेजिस्टेंस अवेलेबल रहते हैं, वो हमारा एक है 100 ओम का, वो भी आप लगा सकते हैं, और दूसरा हमारा रहेगा 10 ओम का। इसके अलावा आप 22 ओम भी यूज़ कर सकते हैं और 33 ओम भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन रेजिस्टेंस में आप बेस के साथ जो रेजिस्टेंस के साथ इसको जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं। लेकिन जो मेरे पास सर्किट डायग्राम है जो कि ये मेरी अपनी बनवाई हुई सप्लाई है, तो इसके ऊपर जो मैंने इसको कनेक्ट कर रखा है वो देख सकते हैं कि ये इसके एमीटर को डायरेक्ट मॉसफेट के साथ मैंने अटैच कर रखा है, तो इसी सप्लाई में कभी भी इसकी ज़रूरत नहीं आई। तो ये मैं इसके गेट के ऊपर सिग्नल भेज देता हूँ। तो ये बेसिकली बहुत से लोगों ने पूछा कि यहाँ पे वोल्टेज कितने होने चाहिए जो इसको सेफ रखें, 5 से ऊपर नहीं होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप इसको 12 वोल्टेज देंगे तो यहाँ पे जो हमारे वोल्टेज रहेंगे वो रहेंगे 6.5 वोल्ट या 5.5 वोल्ट। इन दो वोल्टेज के हिसाब से हमारे सर्किट हमारे मॉसफेट को भेजता है। तो ये हमारे 20 वोल्टेज यानी कि 20 वोल्टेज तक को गेट जो गेट है वो उसको सपोर्ट कर लेता है। तो यहाँ पे 6.5 हो तब भी कोई मसला नहीं रहेगा, अगर 5.5 भी रहे तो भी कोई मसला नहीं रहेगा। तो इसी तरह हमारा जो दूसरा मॉसफेट रहेगा वो भी अटैच रहेगा डायरेक्टली विदाउट रेजिस्टेंस। तो इस तरह ये हमारा मॉसफेट का भी सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो अभी ये ऑन हो गया। इसकी जो सोर्स वाली पिन रहेगी वो बेसिकली हमारी ग्राउंड के साथ रहेगी, और जो ड्रेन होगा वो हमारा जाएगा आउटपुट हमारे कोर के साथ अटैच रहेगा जो कि हमने वाइंड कर रखा होगा। ठीक हो गया। तो इस तरह हमारा ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो अभी बात कर लेंगे कि कोर की टर्न्स कितनी होनी चाहिए जो कि हमारे जो एम्पलीफायर को बेहतरीन परफॉर्म कर सके। तो ये तमाम किस्म की जो भी आपके सवालात रहेंगे उसके मुताबिक तमाम किस्म की इंफॉर्मेशन इसी एक वीडियो में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो टर्न्स जो होगी हमारी वो इस सर्किट के अकॉर्डिंग हमारे आउटपुट के अकॉर्डिंग कितनी रहने वाली है। तो अब बहुत से लोग जो हैं वो हमारे आउटपुट बहुत ज़्यादा रखते हैं जिसकी वजह से भी इसकी जो डिस्टर्बिंग बनती है उसकी वजह से एम्पलीफायर भी शॉर्ट होता है और हमारे जो कोर्स होते हैं वो गर्म भी होते हैं और मॉसफेट भी जलते हैं। तो ये भी एक आपने चीज़ को नोटिस रखना है कि जो हमारी कोर है
वो हमारे इनपुट की अकॉर्डिंग आउटपुट की डबल दे सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक हो गया। यहाँ पे हम अगर इसके इनपुट प्लस इसमें देंगे तो आउटपुट हमें जो इसमें बेहतरीन मिलेगा वो कहाँ तक मिल सकता है, वो मिल सकता है हमें 30 वोल्ट तक। इससे ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा सी सर्किट में चेंजिंग करनी पड़ेगी, तो आपको फीडबैक बनाना पड़ेगा। तो फीडबैक के अकॉर्डिंग ये आपका 35 प्लस 35 पे जा सकेगा और ये 38 पर भी जा सकेगा अकॉर्डिंग आपके फीडबैक की मदद से। अगर जिन सर्किट में हमारा फीडबैक अवेलेबल ना हो तो उसमें ये मैक्स जो जाएगा वो 30 वोल्ट तक जाएगा। इसके ऊपर अगर आप इसकी वाइंडिंग करेंगे तो इसके अंदर ऐसी डिस्टर्बिंग बनेगी जिसकी वजह से आपका मैग्नेट अच्छा नहीं बनेगा और आपके एम्पेयर भी अच्छे नहीं आएंगे, आपका एम्पलीफायर भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। और मैक्स जो आप इसको वाइंड करेंगे वो आप करेंगे 30 वोल्ट तक। तो इसकी अभी वाइंडिंग की टर्न्स मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने इसके फार्मूले के हिसाब से निकाल रखी हैं। तो सबसे पहले इन दो ट्रांसफार्मर की मैं आपको बता देता हूँ। तो सर्किट के ऊपर बेसिकली लिखा भी आता है और आप इसको जो इसके ऊपर लिखा आता है उसकी अकॉर्डिंग मैं आपको नहीं बता रहा, जो मैंने इसके ऊपर तजर्बा कर रखा है, जो इसको बना के ऑपरेट कर रखा है, जिसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको बताऊंगा। अगर आप कोर यूज़ करेंगे डबल ई साइज तो आपको इसकी प्राइमरी की जो वाइंडिंग रखनी होगी वो रखनी होगी 15 टर्न। ठीक हो गया। आप ज़्यादा एम्पेयर चाहेंगे तो आप डबल के साथ आपको 2 प्लस चाहिए होंगे 22 नंबर तार के साथ। ठीक हो गया। अगर आप इससे कम एम्पेयर चाहेंगे तो आप सिंगल यूज़ कर सकते हैं 21 नंबर तार। ठीक हो गया। डबल के साथ नहीं, सिंगल के साथ आप 21 नंबर तार, अगर एक तार आप इसकी प्राइमरी में दें और सेकेंडरी में भी एक रखनी चाहें तो आप 21 नंबर तार इसके अंदर लगा सकते हैं और आउटपुट पे आपको चेंज करनी पड़ेगी। अगर सिंगल के साथ आप 21 नंबर तार लगाएंगे तो आपको एक जो हमारी सेकेंडरी रहेगी उसकी तार को चेंज करना होगा। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ डबल के साथ 22 नंबर तार, इसकी 15 टर्न रहेंगी और इसकी आउटपुट जो होगी हमारी सेकेंडरी उसकी जो टर्न्स रहेंगी वो हमारी रहेंगी 38 टर्न। ठीक हो गया 22 नंबर के तार के साथ। अभी इसी तरह 15 टर्न हमारी रहेंगी सिंगल वायर 21 नंबर तार के साथ और इसके आउटपुट पे हमें चेंजिंग करनी पड़ेगी। किस तरह हमें चेंजिंग करनी पड़ेगी? इसके आउटपुट के ऊपर सिंगल हमारी जो सेकेंडरी रहेगी 22 नंबर 38 टर्न के साथ। ओके हो गया। आपको उम्मीद है कि समझ आ जाएगी। अगर मैं दोबारा समझाना चाहूँ तो वीडियो लंबी होनी शुरू हो जाएगी। तो अभी हम बात कर लेंगे हमारी मेन और इम्पोर्टेंट जो वीडियो बनाने का मकसद है फ्राइड कोर का। तो इस कोर की जो वाइंडिंग रहेगी वो हमारी कितनी रहेगी और ये कितने mm का होना चाहिए। तो ये बेसिकली आप देख सकते हैं जितने मेरे पास कोर अवेलेबल हैं तकरीबन तमाम के ऊपर 36 mm और 37 mm लिखा आता है, जो कि हमारे 50 से 100 वाट तक सपोर्ट कर जाते हैं। अगर 200 वाट के लिए हमें जो कोर चाहिए होंगी तो वो हमारी ये कोर रहेगी जो कि हमारे तकरीबन 50 mm तक जाती है।
तो ज़्यादातर जो यूज़ होने वाली कोर है वो ये वाली कोर है। तो इसकी टर्न्स मैं आपको बताने लगा हूँ। तो हमारी रिंग की जो टर्न रहेंगी जिसके मुताबिक हमें इसको वाइंड करना है और हमें अच्छे एम्पेयर भी आ जाएं। तो अगर आप इसको डबल मॉसफेट, अब इसकी गेम चलेगी मॉसफेट के मुताबिक, स्कोर की भी गेम मॉसफेट के मुताबिक होती है, लेकिन ज़्यादातर सिंगल में आती है ये कोर्स। तो इसलिए इसकी मैंने इतनी इम्पोर्टेंस नहीं समझी कि इसको इतने मॉसफेट होने चाहिए या नहीं। तो इस कोर में मॉसफेट बढ़ते हैं। फ्राइड कोर जो हमारा रिंग है उसमें मॉसफेट प्लस होते हैं। तो इसके में मॉसफेट के अकॉर्डिंग हमारी कोर वाइंड की जाएंगी। तो एक कवर अप है और एक विदाउट कवर अप है। तो ये सबसे पहले मैं आपको सिंगल वाला दिखा देता हूँ। तो सिंगल में ये मुकम्मल कवर किया हुआ है मैंने। तो इसकी मैंने केबल आउटपुट निकाल रखी है। तो ये सिंगल मॉसफेट के लिए रहेगा। तो इसके तार नंबर भी आप देख लें, ये 22 नंबर तार है। ठीक हो गया। प्राइमरी यानी कि मॉसफेट साइड से ये इसकी जो कोर के आप वायर देख सकते हैं वो 4 अदद हैं। और इसी तरह हमारे सेकेंडरी जो कि आउटपुट रहेंगे वो हमारे 3 अदद हैं सिंगल मॉसफेट के साथ। तो इस फार्मूले में ये जो हमारी कोर है ये हमें आउटपुट देगी 5 एम्पेयर मैक्स, इससे ऊपर ये नहीं जाएगी। ठीक हो गया। तो फिर ये 5 एम्पेयर सिंगल मॉसफेट के साथ रहेगी। अब इसकी टर्न सुन लें कि इसकी जो टर्न है वो हमें कितनी रखनी होगी। तो इसकी टर्न जो हमें रखनी होगी फ्राइड कोर के साथ, प्राइमरी में फ्राइड कोर के साथ ये अगर 4 मॉसफेट भी होंगे तो टर्न तकरीबन एक ही होगी, टर्न में कोई भी तब्दीली नहीं रहेगी। ठीक हो गया। तो ये हमारा रहेगा। तो इसकी हम टर्न आपको बता देते हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग। 4 टर्न्स प्राइमरी की साइड 22 नंबर तार के साथ। और इसकी सेकेंडरी की बात करूं तो ये रहेंगी 3 तार के साथ 22 नंबर हमारी टर्न्स रहेंगी। जो हमने कलेक्ट कर रखा है वो रहेंगी 15। ठीक हो गया। 15 टर्न्स के साथ हमारी सेकेंडरी रहेगी 3 तारों के साथ। इस तरह आप देख सकते हैं कि ये हमारी 3 तारें हैं, इसको हमने 15 टर्न देने हैं इस फ्राइड कोर के ऊपर सेकेंडरी के लिए। प्राइमरी के साथ हमारी 4 जो केबल्स हैं, तारें हैं, उसको हमने 22 नंबर को रिवाइंड करना है। इसकी टर्न सुन लें 4 अदद रहेंगी 12 वोल्ट के लिए। ठीक है। अगर इसे आप कम करेंगे तो भी चापर गर्म होगा, मॉसफेट शॉर्ट होंगे। इसे बढ़ाएंगे तो भी मॉसफेट शॉर्ट हो जाएंगे। ये इसकी जो कंपनी ने फार्मूला दे रखा है उसके अकॉर्डिंग इसकी 4 टर्न्स रहेंगी प्राइमरी की, और जो सेकेंडरी की टर्न्स रहेंगी वो 15 टर्न हमारी रहेंगी 22 नंबर तार के साथ। इसका अगर नंबर आप अप डाउन भी करेंगे तो भी प्रॉब्लम रहेगी, ये इसके फार्मूले के मुताबिक। अभी बात कर लेते हैं 4 मॉसफेट के साथ। तो 4 मॉसफेट के साथ जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे बताया, अगर 21 नंबर तार लगाएंगे तो सेकेंडरी का फार्मूला चेंज हो जाएगा। इसी तरह इस जो कोर में आप तार नंबर देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है, मोटा तार नंबर मैंने यूज़ किया था। तो इसके ऊपर आप डस्ट भी देख सकते हैं। ये बहुत पुरानी जो सप्लाई एम्पलीफायर में काम कर रही है, तो ये बहुत बेहतरीन वर्किंग कर रही है। तो इसकी टर्न्स भी आप देख सकते हैं 1 2 3 4। ठीक हो गया। अब ये इस तरह इसको काउंट भी कर सकते हैं, तो आपको वाज़ेह ये नज़र भी आ रही होंगी। तो ये हमारी 4 टर्न्स के साथ जो तार लगेगी प्राइमरी के साथ, 2 मतलब कि 2 मॉसफेट इस साइड से, 2 मॉसफेट इस साइड से, 4 मॉसफेट के साथ जो हमारा रिंग लगने जा रहा है जिसके एम्पेयर 10 एम्पेयर रहेंगे, उसके साथ जो तार रहेगी हमारी प्राइमरी की वो रहेगी 21 नंबर तार। 4 तारें मिला के मैंने इसको अभी ओपन नहीं किया, लेकिन इसकी 4 केबल्स
हैं आप देख सकते हैं, जो इसकी प्राइमरी के ऊपर है। तो 4 से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होंगी, जो मैं आपको बता रहा हूँ वही इसकी केबल रहेंगी। तो देख सकते हैं इसकी 4 तारें हैं। प्राइमरी में 21 नंबर तार के साथ 4 केबलें मिला के हमें 4 टर्न्स इसके अंदर देनी होगी। तो सेकेंडरी में इसी तरह, क्योंकि ये 10 एम्पेयर के लिए डबल मॉसफेट वाला है, तो हमें ये सेकेंडरी में 4 केबल्स लगानी पड़ेंगी। तो सेकेंडरी में हमें 22 नंबर तार के साथ 4 केबल मिला के हमें टर्न्स देने होंगे 15। तो ये हमारे दोनों अकॉर्डिंग ये हमारे 30 वोल्ट आउटपुट निकालेगा, और ये जो पहला हमारा फार्मूला रहेगा उसके साथ ये हमें 5 देगा एम्पेयर, और सेकंड वाले में ये हमें देगा 10 एम्पेयर। ठीक हो गया 30 वोल्ट के साथ। तो ये वीडियो तकरीबन मेरे ख्याल से आज मुकम्मल हो चुकी है। तो सर्किट डायग्राम भी आपने उम्मीद है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो जो लोग मुझे एक मैसेज वगैरह व्हाट्सएप पे करते हैं या ये सप्लाई के बारे में पूछते हैं, हमें बना दें, कितने पीस दे सकते हैं आप, हमें बना दें, ऑर्डर लें, ये वो करें, यार आप खुद बनाएं, मेरा ये बेसिक नहीं है, मुझे बस इसका जो शौक़ लगा तो इसको मैंने बनाया। तो आपको भी मैंने अच्छी तरह उम्मीद है भी गाइड कर दिया होगा। तो आप यार इसको खुद बनाएं। मेरे पास जो बेसिक काम रहता है वो साउंड सिस्टम का रहता है, तो इस चीज़ों के लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं होता। तो आपसे गुजारिश है कि नाराज़ ना हो, तो आप इसको खुद बनाएं। सर्किट डायग्राम मैंने आपको दे दिया। अगर इस सर्किट की मेरे पास PDF फाइल मौजूद होती तो मैं आप लोगों को ज़रूर देता, लेकिन जहाँ से मैंने ये PCB बनवाई थी वहाँ पे मैंने कोई डिमांड नहीं की कि मुझे कोई PDF फाइल चाहिए होगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।